बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई आपकी क्लास को लेक्चर नंबर है 4 एंड चैप्टर है कौन सा, जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो शुरू करते हैं और देखते हैं इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। हाँ जी, तो भाई इससे पहले वाली क्लास में अगर हम बात करते हैं भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो भाई पादप जगत हुआ था आपका, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि भाई पादप जगत को कैसे कैसे बांटा गया है, जहां पे हम लोगों ने देखा थैलोफाइटा, ओके। यहां पे हम लोगों ने देखा बेटा आपका ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, क्लियर। एंड नंबर आपका 4 के बाद आता है भाई यहाँ पे नंबर 5 आपका एंजियोस्पर्म, क्लियर। पादप जगत भाई यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो भाई ये जो है हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे कि आगे आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक वो कौन सा है। तो सबसे पहली चीज जंतु जगत को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है गाइज यहाँ पे। और साथ ही साथ जंतु जगत में वर्गीकरण के जाने के आधार को कि भाई किस बेसिस पे यहाँ पे जंतु जगत को बांटा गया था, यानी कि क्या चीज देखी गई थी। क्लियर है। और जंतु जगत के कुछ संघों को भी आज हम लोग देखने वाले हैं और होगी क्विज। तो भाई ये चीजें हम लोग आज देखेंगे, ओके। चलो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई जंतु जगत। आपको पता है भाई जंतु जगत में किस तरीके से जीवों को रखा गया है। बेटा अगर मैं बात करूं आपको तो 5 जगत थे। कौन कौन से 5 जगत वर्गीकरण में? नंबर 1 आपका मोनेरा था, ठीक, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, आपका प्लांटी या जिसको हम पादप भी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाता है आपका जंतु जगत। क्लियर। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जिसको जंतु जगत भी कहते हैं, ये 5 जगत थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तीनों देख चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में पादप जगत को भी पढ़ चुके हैं। अब बारी है जंतु की, ठीक है। इन सभी में कुछ अपनी अपनी खासियत है जिसके आधार पर यहाँ पे अलग अलग जगत बनाए गए थे। अब अगर बात की जाए बेटा जंतु की, तो भाई यहाँ पे जंतु जगत जब बनाया गया और साथ ही साथ ये चीजें देखी गई कि भाई जंतु जो है, भाई आपको पता है कि यहाँ पे पादप और जंतु में किसका यानी कि थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि थोड़ा नहीं हम कह सकते भाई। अगर बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं कोशिकांगों के आधार पर, साथ ही साथ कोशिका कैसे, वही सब चीज देखी जाए तो बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे पादप और जंतु को दोनों ही यूकैरियोट्स होने के बावजूद भी अलग अलग इनको रखा गया है। सारे पौधों को पादप जगत में और जंतुओं को जंतु जगत के अंदर रखा गया। अब यहाँ पे बारी आती है कि भाई जंतु के भी तो संघ बनाए गए कि भाई संघ पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये सब संघ। तो ये किस आधार पे संघ बनाए गए थे यहाँ पे, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संघ किस आधार पे बनाए गए थे, ठीक है। तो यहीं पे मोनेरा में आपके कैसे जीवों को रखा गया है बेटा, सारे के सारे आपके जितने भाई एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय तो होते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोटिक नहीं होते, वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। फंजाई में सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय, जल्दी से बताओ बेटा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन सब में एक कोशिकीय नहीं होते हैं, इन तीनों में होते हैं आपके बहु कोशिकीय। अब क्या वो प्रोकैरियोटिक होते हैं? नहीं, वो कैसे होते हैं बेटा, यहाँ पे वो होते हैं आपके यूकैरियोटिक। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट, लेकिन फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। ये चीज क्लियर है बेटा यहाँ पे अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे जंतु जगत, क्या इसके अंदर एक संघ है? नहीं बेटा,
ठीक है, एक संग नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके संघ आएंगे, हमें देखना है भाई कौन कौन संघ है। अभी बताऊंगी आगे के टोटल कितने संघ हैं और कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि भाई जो जंतु जगत था उसको जो वर्गीकरण यानी कि अलग अलग संघ जो बनाए थे वहां पे जब बांटा गया वो किस बेसिस पे वहां पे किया गया। तो सबसे पहले जो चीज थी बेटा वो थी संगठन का स्तर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज देखी गई थी संगठन के स्तर में? हाँ जी बताइए, क्या चीज देखी गई थी सबसे पहले? तो बेटा यहाँ पे नंबर 1 कोशिकीय स्तर। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, हमारा शरीर बेटा किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। किससे बनता है? हमारा शरीर कोशिका से बनता है ना, यानी कि सेल से बनता है। अब कोशिकाएं जो होती हैं वो किसको बनाती हैं? बताओ, कोशिकाएं जो होती हैं वो किसको बनाती हैं? तो भाई कोशिकाएं बनाती हैं ऊतकों को। क्लियर? यानी कि ऊतक को। ऊतक किसको बनाते हैं? अंग तंत्र को। अभी बहुत ध्यान से समझना ये पॉइंट। और यहाँ पे अंग तंत्र नहीं, अंग को लिखो, अंग को, और फिर अंग बनाते हैं किसको भाई? अंग तंत्रों को। क्लियर? अंग तंत्रों, ये एक सीरीज होती है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? एक कोशिका। आपने सबसे पहले आपने जब चैप्टर पढ़ा था कोशिका वाला, वहां पे सबसे पहले ये चीज बताई गई थी बेटा हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से, है ना? तो शरीर किससे बना है? कोशिका। कोशिका किसको बना रही है भाई? किसको बना रही है? ऊतक को। और ऊतक क्या होते हैं भाई? कोशिकाओं का वहां पे समूह होता है। क्या? आपका ऊतक। ठीक, एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाया जाता है? ऊतक। ऊतक क्या बनाते हैं? अंग को बनाते हैं। और हमारे शरीर के बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्रों को बनाते हैं। ये चीज याद रखना हमेशा। क्लियर है? ये चीज याद रखनी है, भूलना इसको बिल्कुल भी नहीं है। तो संगठन के स्तर में क्या है? यानी कि कुछ में क्या मिला? नंबर 1 कोशिकीय स्तर, यानी कि कोशिकीय स्तर यानी कि उसका शरीर जो है, यानी कि वहां पे क्या हो रही है भाई? कुछ जीवों में सभी उपापचय क्रियाएं एक या अनेक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, अर्थात इनमें कोशिका क्या होता है भाई? यहाँ पे कोशिका स्तर का संगठन होता है। क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे याद रखना है कोशिका बनाएंगी ऊतकों को, ऊतक बनाएंगे अंगों को, और अंग अंग तंत्र को। आप बोलोगे अंग तंत्र कैसे होते हैं? तो मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? कि आपका भाई हमारे शरीर में क्या है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, भाई सभी का होता है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? वो है क्या? यानी पाचन तंत्र। क्या लग रहा है लास्ट में? तंत्र बन रहा है। अच्छा, पाचन में कोई एक अंग काम करता है? नहीं भाई, हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, यानी मुंह ने काम किया। वो खाना मुंह से कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में, आमाशय में। तो वहां पे ग्रास नली ने काम किया, आमाशय में भी खाना पचेगा, ठीक है? और फिर साथ साथ वहां से छोटी आंत में जाएगा, वहां और ज्यादा अधिक पचेगा, फिर वहां से बड़ी आंत, फिर गुदर। इस तरीके से क्या शरीर का किसी एक अंग ने काम किया? क्या सिर्फ यहाँ पे मुंह से ही सारे काम हो गए? नहीं। क्या सिर्फ ग्रास नली ने सारे काम किए? नहीं। क्या सारे काम आमाशय? नहीं। उन सारे अंगों ने मिलकर काम किया उस क्रिया में। कौन सी? उस खाने को पचाने में। उन सारे अंगों ने मिलकर क्या बना दिया? यहाँ पे बना दिया बेटा किसको? तंत्र को। ठीक है? यानी कि बेटा अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। क्लियर है? तो कोई एक अंग काम नहीं करता किसी क्रिया में, उस क्रिया में जब तंत्र वर्ड आ जाए, जैसे पाचन तंत्र। पाचन करने में कोई एक वहां पे अंग काम नहीं किया, बहुत सारे अंगों ने काम किया, और उन सभी अंगों ने एक विशेष क्रिया में भाग लिया। हमने क्या बोला कि तंत्र बन चुका है। जैसे मशीन के बहुत सारे पार्ट्स, तब वो मशीन रेडी होती है। उसी तरीके से आपके क्या होते हैं? सबसे पहले कोशिका, ऊतक और अंग बहुत सारे मिलेंगे, तब जाके अंग तंत्र बनता है। ठीक है? आ जाइए आगे। तो क्या देखा गया? सबसे पहले नंबर 1, जब यहाँ पे जंतु जगत बांटा गया, संगठन का स्तर देखा गया। यानी कि भाई नंबर 1 क्या था? आपका कोशिकीय स्तर, जो देख चुके हैं। फिर आया ऊतक स्तर। इस स्तर पर कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में काम करती हैं यहाँ पे। क्लियर? यानी कि भाई जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊतक क्या है भाई? कोशिकाओं का समूह ही तो है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस स्तर में कोशिकाएं अपना कार्य संगठित, यानी कि भाई इकट्ठे होकर मिलकर क्या करती हैं? ऊतक के रूप में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। फिर आ गया अंग स्तर। अंग स्तर क्या है? कि ऊतक संगठित होकर अब ऊतक आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे अंग निर्माण करते हैं। अब देखो कोशिकाओं ने किसको बनाया? ऊतक को। अब ऊतक एक साथ संगठित होंगे और किसको बना रहे हैं? अंग को। तो
क्या करते हैं भाई, अंग का निर्माण करते हैं जो एक विशेष क्या करता है भाई, यहाँ पे कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई कि ऊतक संगठित होकर, ये याद रहेंगी चीजें, इस चीज को याद रखोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। कोशिकाओं ने किसको बनाया, ऊतक को, ऊतक ने किसको बनाया, अंगों को, और ऊतक ने संगठित होकर क्या कर दिया, अंग का निर्माण कर दिया जो एक विशेष क्या करता है बेटा, कार्य करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अंग तंत्र स्तर। अंग तंत्र भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका पाचन तंत्र है तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर पाचन तंत्र है तो बेटा यानी कि कुछ ऐसे शरीर के अंग हैं जो बहुत सारे अंग मिलके उस क्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला मुख हो गया, ग्रास नली, आपका आमाशय यानी स्टमक यानी पेट हो जाता है, छोटी आंत और साथ साथ बड़ी आंत हो गई, गुदद्वार, ये सारे अंग पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। अलग अलग अंग थे, सारे अंग मिलके एक तंत्र को बना दिया, हमने क्या बोल दिया भाई, पाचन क्रिया में भाग लेने यानी कि पाचन तंत्र। अब सोचो श्वसन की बात करें, कौन काम कर रहा है भाई, नोज काम कर रहा है, हमारा मुख द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ग्रसनी हो गई, हमारे क्या हो गए भाई यहाँ पे श्वास नली, तो यहाँ पे अंग अलग अलग आ गए, है ना। तो अब ये अंग किस में भाग लेंगे भाई, हमारे श्वसन की क्रिया में भाग लेंगे, तो उसमें मदद करेंगे। तो हर तंत्र यानी कि बेटा क्या करता है, यानी क्या बोला गया कि अंग मिलकर किसको बना रहे हैं, तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, किसी एक क्रिया में, जैसे मैंने पाचन को बोला था, तो वहां पे एक अंग ने नहीं, बहुत सारे अंगों ने कार्य किया और वो सब अंग मिलकर क्या कहलाएगा, तंत्र, और किस क्रिया में भाग लिया, उसके आगे उसको जोड़ दिया। क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपके शारीरिक कार्य करते हैं। ये चीज क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब बात आई सम्मिति। सेकंड नंबर पे जो चीज देखी गई थी वो देखी गई थी यहाँ पे सम्मिति की। तो सबसे पहले असम्मिति क्या होता है, ध्यान से देखना। किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करते। विभाजित का मतलब होता है बांटना। ठीक है, क्या होता है, बांटना। अब सोचिए भाई, यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, क्लियर है, ये आपका संघ पॉलीफेरा के अंतर्गत आता है। अभी धीरे धीरे आगे जानेंगे सब चीज। तो बेटा सोचो, अगर मैं एक लाइन ऐसे कर रही हूं, क्या ये दो बराबर भागों में बट पा रहा है, बट रहा है, नहीं। चलिए सोचिए भाई, मैंने लाइन को ऐसे किया, ऐसे ना करके, अब ठीक, क्या ये दो बराबर भागों में बट पा रहा है, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से, मैंने इसको इस तरीके से किया, क्या ये अब बटा, बिल्कुल नहीं बटा। ऐसे क्या बटा, नहीं बटा, यानी कि भाई ये दो बराबर भागों में नहीं बट पा रहा है ना। असम्मिति क्या है कि भाई किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा, मैंने यहां से गुजारी तो नहीं बटा, ऐसे किया तो नहीं बट रहा है, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं। यानी मैं कहीं से भी अगर रेखा को गुजार रही हूं तो ये कैसे भी करके दो बराबर भागों में नहीं बट रहा। ऐसों को बोलते हैं असम्मिति। यानी कि जब जीव का शरीर, ठीक है, यानी कि उसके शरीर से कहीं से भी भाई, अगर हम केंद्रित अक्ष से कोई भी रेखा गुजारते हैं, कहीं से भी वो दो बराबर भागों में नहीं बट रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं भाई, वो असम्मिति। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, आर्य सम्मिति क्या है, तो आपको डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा। डायग्राम से क्या होता है बेटा, आपको आधे से ज्यादा चीजें जो होती हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। अब बहुत ध्यान से, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये एक जीव था, इसको ऐसे काटा गया तो ये दो बराबर भागों में बट गया। ठीक, अब यहां से अगर मैं रेखा को ऐसे गुजार रही हूं तो ये दो बराबर भागों में बट पा रहा है, ऐसे गुजार रही हूं तो बराबर भागों में बट पा रहा है। ठीक, यानी कहने का क्या मतलब है कि भाई किसी भी, यानी कि भाई किसी भी केंद्रित अक्ष से आप रेखा को गुजारो, उस जीव का शरीर बराबर यानी दो बराबर भागों में बट जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पे आओ, द्विपार्श्व सम्मिति क्या होता है, इसको याद रखना है, द्वि का मतलब दो। ठीक है, चलिए, तो जब एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, यानी कि भाई एक ही अक्ष से गुजरेगी वो रेखा और क्या कर देगी, जीव का शरीर है उसको दाएं व बाएं भाग में बांट देगी। एक जीव था, सोचो अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूं तो ये नहीं बट रहा है दो भागों में, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब यहीं पे
मैंने इसको ऐसे किया तो 2 बराबर भागों में बटा, इस तरीके से सोचा ऐसे कर दूं तो बराबर भागों में बट रहा है, नहीं, ये सिर्फ एक तरीके से ही बढ़ सकता है। और तरीका ये है कि मैं जब एक यहीं से लाइन को गुजार और कहीं से भी अगर मैं इस रेखा को गुजार रही हूं तो ये कैसे भी नहीं बट रहा, किसमें, 2 बराबर भागों में। क्लियर है? तो ये 2 बराबर भागों में कब बटेगा, जब सिर्फ यहीं से रेखा गुजरेगी। अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं बटेगा, ऐसे भी नहीं, और ना ही आपकी इस तरीके से, ये सिर्फ तब बटेगा जब बीच से लाइन जाएगी। क्लियर? ऐसे को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। तो यहाँ पे चीजें याद रखनी है। सममिति में नंबर 1 असममिति। क्लियर? यानी कि किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। ओके। फिर हमने देखा अरीय सममिति, यानी कि किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करती है। नेक्स्ट द्विपार्श्व सममिति, जब एक ही अक्ष से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसके द्वारा शरीर समरूप यानी कि दाएं और बाएं भाग में बढ़ जाता है। अब तीसरी चीज जो आई वो आई द्विकोर की और त्रिकोर की संगठन। ये क्या चीज थी? ठीक है, इससे पहले क्या क्या आ चुका है, संगठन का स्तर, जहां पे आपने देखा कि भाई क्या कोशिकीय स्तर है, क्या ऊतकीय स्तर है, क्या अंग स्तर है या फिर अंग तंत्र स्तर है। फिर बारी आई यहाँ पे आपकी किसकी, भाई सममिति की, जहां पे हम तीनों टाइप देखे। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है क्या, द्विकोरिक और त्रिकोर की संगठन। ये क्या चीज है? तो ध्यान से देखो द्विकोरिक क्या होता है, एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं ध्रुव भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, बाह्यम यानी कि भाई आपकी एक्टोडर्म, और जो आंतरिक होती है वो होती है एंडोडर्म। क्लियर? इतनी चीज समझ आई। अभी एक बार इसको भी देखो, त्रिकोर की को क्या बोल रहे हैं कि वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म भी होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपका जब आप क्लास 10th में जाओगे आपका एक चैप्टर आएगा जीव जनन कैसे करते हैं, वहां पे ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। लेकिन 9th में ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे मुझे थोड़ा आपको चीजें बतानी होंगी, ठीक है, वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक, तो सुनो ध्यान से। मैंने आपको इससे पहले एक चीज बताई थी कि भाई जो नर, इससे पहले वाले लेक्चर में कि भाई जो नर होता है उसमें नर युग्मक होता है ना। मैंने बताया था भाई जो मादा होती है उनमें मादा युग्मक होता है, यानी कि जो मेल होते हैं उनमें मेल गैमेट, फीमेल में फीमेल गैमेट। और ये युग्मक कोई अलग चीज नहीं है, एक प्रकार की कोशिका होती है। अब यहाँ पे नर में जो नर युग्मक होता है उसका नाम होता है क्या, शुक्राणु। ये मनुष्य की बात चल रही है, ठीक। वहीं पे जो फीमेल होती है यानी कि जो भाई मादा होती है उनमें मादा युग्मक होता है और वो होता है क्या, अंडाणु। ये चीज क्लियर। अब ये अंडाणु जो होता है क्या होता है भाई, ये अंडाणु जो होता है, ठीक है, ये तो अपनी जगह ही रहता है, लेकिन स्पर्म आता है शुक्राणु इसके पास। तो शुक्राणु जब इससे मिलता है आके, तो इन दोनों के मिलने पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी क्रिया होती है, देखते हैं कितने बच्चों को पुराने यानी इससे पहले वाले लेक्चर की चीजें याद है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जब बेटा मिलते हैं तो क्या होता है वहां पे, जल्दी से बताओ। नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाया जाता है, निषेचन। क्लियर है, क्या कहलाया जाता है, निषेचन की क्रिया वहां पे होती है। और बेटा जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने पर एक और नई कोशिका बन जाती है। ठीक है, अभी देखो अलग अलग थे, वापस सुनो ध्यान से। नर में नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक होता है, ठीक है। नर में जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु, मादा में जो मादा युग्मक होता है वो होता है अंडाणु। ये जब दोनों मिलते हैं, देखो ये तो अपनी जगह ही रहता है, शुक्राणु आता है, ठीक है। तो जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, इन दोनों के मिलने पर क्या होता है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के मिलने पर क्या होती है, एक नई कोशिका बनती है इस तरीके से। अब ये क्या करती है बेटा, विभाजित तो करेगी, विभाजन होगा, विभाजन होगा। याद करो पढ़ाया था कोशिका विभाजन, ठीक है, जब कोशिका में पढ़ाया था। तो कोशिका विभाजन करेगी, विभाजन करेगी, और एक टाइम आएगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। और फिर भ्रूण से धीरे धीरे बेटा बेबी यानी कि शिशु बनना स्टार्ट होता है। ये चीज होती है, ये कंडीशन होती है। अब भ्रूण क्या है, यानी कि शिशु बनने से पहले की अवस्था।
तो यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो कि भाई जिन प्राणियों में कोशिकाएं ध्रुव भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं, बाह्य एक्टो, आंतरिक एंडो, और वहीं पे त्रिकोणिकी वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म भी होता है। तो ध्यान से सुनो होता क्या है, इस वाली कंडीशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो भ्रूणीय स्तर में जब कोशिका विभाजन करते हैं, एक टाइम आता है कि यहाँ पे भ्रूण बनता है। ठीक है, अब यहीं पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, भाई यहाँ पे आपको 3 परतें दिख रही हैं, एक ये वाली, एक ये। ठीक है, 3 दिख रही हैं, एक ब्लैक है अंदर, ये है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इधर ही समझ लीजिए। ठीक, तो होता क्या है, एक ये चीज है, एक ये है, यहाँ पे ये रहा और ये रहा लास्ट में, ये 3 मैंने यहाँ पे बना दी। अब जो ये बाहर वाली यानी कि भाई ये परत, यहाँ पे क्या बनते हैं, स्तर बनते हैं। सबसे बाहर वाली कौन सी है, एक्टोडर्म, जिसमें 2 होती है, अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन जिसमें 3 होती हैं। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, ठीक है, और बीच वाली मीजोडर्म, ये होती है कंडीशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिन जीवों में द्विस्तरीय मिलता है वो कौन से होते हैं, द्विकोरक, और जिनमें 3 स्तर मिलते हैं वो होते हैं त्रिकोरक। ये चीज समझ आया पॉइंट। चलो अब यहाँ पे फिर आ जाता है यहाँ पे डी, पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड। तो भाई कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा यहाँ लिखे हुए हैं। तो बेटा ये जो आपकी कमर पे होती है ना बेटा, रीढ़ वाली जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, तो कॉर्डेटा यानी कशेरुकी, यानी जिनमें पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को हम क्या बोलते हैं, कशेरुकी यानी कि कॉर्डेटा। ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा कौन होता है, अकशेरुकी यानी कि पृष्ठ रज्जु रहित, यानी कि जिनमें आपकी क्या नहीं मिलती, पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती। नेक्स्ट ध्यान से सुनना बेटा, जिनको ये वाले पॉइंट समझ आएंगे ना, याद रखना जब आप पढ़ोगे संघ को, संघ जब पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे रिपीट होने वाले हैं कि भाई इन जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है, इनमें उत्कीय स्तर है। तो वहां पे अगर यहां समझ आ गई तो वहां समझ आएगी कहानी, अगर यही कहानी समझ नहीं आएगी तो आगे भी कहानी क्या नहीं हो पाएगी, समझ नहीं आ पाएगी। ओके है, चलिए। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, अच्छा एक चीज बताइए, हमारे शरीर में ब्लड बहता है भाई पूरा, ठीक है, सर से लेके पैर तक, इस हाथ से लेके इस हाथ तक, पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड बह रहा है, यही क्या है, परिसंचरण है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ अंग कार्य करते होंगे, तंत्र है कि भाई कोई एक अंग तो काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे अंग काम कर रहे होंगे, तो वो तंत्र को बना रहे हैं, किसको, जो इस क्रिया में यानी कि परिसंचरण क्रिया में भाग ले रहे हैं, सारे के सारे हमारे शरीर के अंग वो बना रहे हैं तंत्र को, किस क्रिया में भाग ले रहे हैं, परिसंचरण। तो परिसंचरण तंत्र हो गया। अब होता क्या है कि भाई यहाँ पे ये भी 2 तरीके से होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद। ठीक है, तो हमारे शरीर में आपने सुना होगा भाई कि धमनी और शिरा यानी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिनके अंदर रुधिर बहता है। अपने हाथों को भी देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पे नसें जो दिखाई दे रही हैं। तो हमारे शरीर में क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती हैं। रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं बेटा, ये नली के जैसी होती हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे खुला रुधिर परिसंचरण से क्या मतलब है, ध्यान सुनना कि जब रक्त इस नलिका में ना बहकर सीधा अंगों में जाएगा, तो कुछ जीवों में रक्त संचरण के लिए कोई नलिका नहीं होती है तथा रक्त कोटरों में भरा होता है, जिससे कोशिकाएं वायु तक दबे रहते हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे ये किसमें मिलता है, अकशेरुकी जंतु। ठीक है, तो जब रुधिर जो है नलिकाओं में ना बहकर कहाँ बहता, सीधा अंगों में पहुंच जाएगा, तो वो खुला परिसंचरण। बंद क्या होता है, जब रुधिर इन नलिकाओं में बहता है। ठीक है, तो अनेक जीवों में रक्त संचरण के लिए धमनियां व शिराएं, और धमनी और शिरा क्या है, रुधिर वाहिकाएं ही हैं। अर्थात यहाँ पे होता क्या है कि रक्त नलिकाओं में रहता है, तो इसे बंद परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। देखो रक्त यहाँ बह रहा है यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और जब इनमें ना बहकर बहेगा तो हम बोलेंगे सीधा अंगों में जा रहा है, वो खुला हो जाता है। क्लियर, तो याद रखना हम जितने भी मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में जो पाया जाता है, मनुष्य में आपका कौन सा वाला, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जंतु जगत। और हमें अच्छे से पता है जंतु जगत में कैसे जीव है, सारे के सारे आपके बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स। अब ध्यान से देखो, ये बांटा गया है यहाँ पे जीवों को उनकी संरचना के आधार पर। या भाई पढ़ के आयो, संगठन का स्तर कैसा है भाई, कोशिकीय, ऊतक है, अंग, अंग तंत्र, समिति, सब ये पढ़ के आए हैं। अब बहुत ध्यान से, क्या है एनिमेलिया, ये ध्यान समझ लो।
नंबर 1 ये संघ बांटे गए, नंबर 1 पॉरीफेरा, नंबर 3 हाँ जी निडेरिया या जिसको हम सिलेंट्रेटा कह देते हैं। नंबर आपका सॉरी बेटा नंबर 2 था ये, एंड ये नंबर 3। नंबर 1 पॉरीफेरा, सेकंड नंबर निडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा कहा गया है, एंड 3 टीनोफोरा। 4th नंबर पे है प्लेटी हेलमिंथीज, 5th पे है एस्के हेलमिंथीज, 6th एनिलिडा, 7th आर्थ्रोपोडा, 8th मोलस्का, 9th इकाइनोडर्मेटा, 10th हेमिकॉर्डेटा एंड 11th कॉर्डेटा। टोटल यानी कुल कितने संघ हैं? कुल 11 संघ हैं। ठीक है, पहले बेटा ये जो टीनोफोरा था, ठीक है, टीनोफोरा जो था पहले सिलेंट्रेटा में ही था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको यहाँ पे अलग कर दिया गया और अलग से एक संघ बना दिया गया है, और ये सबसे छोटा संघ है। क्या है? सबसे छोटा संघ। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा, याद रखना। सबसे बड़ा संघ। तो कुल मिलाकर कितने संघ हैं? 11 संघ है, जिसमें सबसे छोटा संघ जो है टीनोफोरा है। ये टीनोफोरा पहले सिलेंट्रेटा में था, अब इसको एक अलग संघ बना दिया गया है, तो यानी टोटल हो चुके हैं 11। और सबसे बड़ा संघ जो है वो है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो ये सारे संघ ही हम लोग को पढ़ने हैं लाइन से। पॉरीफेरा क्या है, सब चीज। टीनोफोरा आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि होता क्या है। छोटा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम लाइन से पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम 2 ही पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉरीफेरा पढ़ेंगे एंड सेकंड नंबर सिलेंट्रेटा। ये 2 ही संघ आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे किससे? संघ पॉरीफेरा से। क्लियर है? किससे स्टार्ट करेंगे गाइस? संघ पॉरीफेरा से। तो आ जाइए जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? इस संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, जंतु जगत में कैसे जीव हैं? सारे के सारे बहुकोशिकीय, यानी कि वो कैसे बने हैं? एक से ज्यादा कोशिका से। क्लियर? किससे? एक से ज्यादा कोशिका से बने हैं। क्लियर? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी होता है कि भाई एक से ज्यादा कोशिका से तो बने हैं, और प्लस इनमें जो भी क्रिया होंगी उसमें कोई एक कोशिका काम नहीं करेगी, अलग अलग कोशिकाएं वहां पे कार्य करती हैं। इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? बहुत ही सरल होते हैं, यानी कि हम बहुत आसान तरीके से इनके शरीर की संरचना को देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। ये कैसे होते हैं भाई? ये अचल होते हैं। अचल कौन होता है भाई? अचल वो होते हैं जिनमें कोई गति, मूवमेंट नहीं होता, यानी कि चल नहीं सकते। ठीक है, जो चल नहीं सकते। ठीक है, और किसी आधार से चिपके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक जमीन है, यहाँ पे जैसे एक पौधा रखा रहता है ना बेटा, एक पौधा जो है, ठीक है, अब एक पौधा है वो कहाँ पे रखा है? जमीन में है। जमीन में ये पौधा ये अपनी जगह पे रहता है। क्या ये चल के यहाँ आता है? नहीं आता ना। ये पौधा जमीन में वहीं पे अपनी जगह पे खड़ा रह के सारे काम करता है। उस तरीके से ये पॉरीफेरा में जो आपके बेटा यहाँ पे जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं भाई? वो आपके अचल होते हैं, यानी कि वो भी चल सकते और किसी न किसी आधार से चिपके रहेंगे, यानी कि किसी जगह पे जहां चिपके हैं वहीं चिपके रहते हैं। नेक्स्ट, ये ऊतक नहीं बनाती। ऊतक नहीं बनाती यानी कि इनमें कौन सा स्तर पाया जा रहा है? कोशिकीय स्तर। क्यों? क्योंकि भाई ये ऊतक नहीं बना रही है ना। आगे आइए, क्या मिल रहा है? शरीर पर कंटिकाएं या स्पंजी तंतुओं का बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल मतलब शरीर के बाहर का जो इनका कंकाल है। 5th, शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया या ऑस्ट्रिया कह देते हैं। अब एक बार इनका देख लो डायग्राम। हाँ जी, ये है आपका एक डायग्राम, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। अब देख लो भाई, यहाँ पे इनके शरीर पे वैसे असंख्य सूक्ष्म छिद्र तो होंगे, देख रहे होंगे बेटा, ये छोटे छोटे छिद्र बन रहे हैं इनके पूरे शरीर पे। एक है बड़ा सा, ये देखो। ठीक, अब इस बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया या ऑस्ट्रिया कहते हैं।
ठीक है। आपके यहाँ पे ऑस्ट्रिया देह भित्ति में उपस्थित एक नाल प्रणाली में खुलते हैं तथा नाल प्रणाली एक बड़ी गुहा में खुलते हैं जिससे स्पंज गुहा हम लोग कह देते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो, चाहे बेटा आपका यहाँ पे साइकोन हो, यूप्लैक्टेला हो या फिर आपका स्पॉन्जिला, ये सब एग्जाम्पल जो है किसके हैं, आपके संघ पॉरीफेरा के। नाल प्रणाली में आने वाली जल की धारा स्पंज के लिए खाद्य प्राणी, छोटे छोटे जंतु और ऑक्सीजन श्वसन के लिए लाती है और सजीव पदार्थों को बाहर ले जाती है। ये जो आपको दिख रही है बेटा यहां से, इस जगह से। नेक्स्ट, इन्हें स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या क्या। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई ये कैसे हैं बेटा, इनका भाई जो शरीर होता है, यानी कि इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया या ऑस्ट्रिया कह देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है छिद्र युक्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए संघ पॉरीफेरा में वो जीव आते हैं। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई किस संघ के जंतुओं को स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, तो ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई वो कौन है, संघ पॉरीफेरा। ठीक है, चलिए। यह प्रायः समुद्री आवास में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, स्पॉन्जिला, वायुस्पंजिया, यूप्लैक्टेला आदि। साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लैक्टेला के एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बेटा ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं और देख रहे हो किसी न किसी आधार से चिपके रहेंगे और यहीं पे रह के क्या करेंगे, ये क्रिया को करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन सा आता है भाई, नेक्स्ट आ जाता है संघ सीलेंट्रेटा। ओके, चलो। हाँ जी, इनमें क्या मिल रहा है, इनमें मिलता है बेटा ऊतकीय स्तर, यानी कि इसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो किसमें हो रही हैं, ऊतकीय स्तर पर हो रही हैं। मैंने पहले बोला था, जिस बच्चे ने, जब मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो जंतु जगत है उनको बांटा गया किस आधार पे, वहां पे अगर उन पॉइंट को समझ लिया तो जब हम आगे लक्षणों को पढ़ेंगे तो बच्चों को समझने में देर नहीं लगेगी, वर्ड सामने होगा, उनको उनका मतलब पता होगा। अब क्या बोल रहे हैं, शरीर 2 स्तरों का बना होता है। शरीर का बाह्य स्तर बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म कहते हैं तथा भीतरी स्तर को क्या कहते हैं, इनमें गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है और इन दोनों के बीच में अकोशिकीय मिसोग्लिया होती है। एक बार डायग्राम पे आइए। हाँ जी, ध्यान से। ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये लिखे हैं एपिडर्मिस, मिसोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस। हाँ जी, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ, ये बीच वाली को देख रहे हो, ये जो व्हाइट व्हाइट से जा रही है, ये वाली जो जा रही है, ये क्या है, मिसोग्लिया। यही चीज यहाँ पे बोली गई थी। क्लियर है, आ जाइए। बाह्य त्वचा कौन सी है, एक्टो। बीच वाली मैंने बोला क्या है, वो दोनों के बीच में मिसोग्लिया, जो मैं व्हाइट से आपको दिखा रही थी इस तरीके से। आ जाइए यहाँ पे, ये बीच वाली क्या है, मिसोग्लिया। ये जो बाहर की तरफ है ये आपका एपिडर्मिस और जो अंदर की तरफ है बेटा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि भाई इनसे ये बना है। तो ये 3 स्तर यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट, शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है और इस पर स्पर्शक लगे होते हैं। आ जाइए डायग्राम पे वापस। ये क्या है, यहाँ पे मुख है इसका और ये क्या निकल रहे हैं भाई, यहाँ पे ये निकल रहे हैं यहाँ पे स्पर्शक। क्लियर, क्या है यहाँ पे, स्पर्शक है। ओके, चलिए ये चीज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इनमें गुदा नहीं होती है। साथ साथ स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं। इनमें देख रहे हो भाई यहाँ पे ये जो आपके स्पर्शक इस तरीके से जो ये निकल रहे हैं यहाँ पे, इनके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से ये चीज जो संरचना बन रही है, ये वाली ये जो संरचना बन रही है, इनको क्या बोल रहे हैं, इनको बोलते हैं दंश कोशिकाएं। क्या ये चीज क्लियर है, क्या बोलते हैं इनको, दंश कोशिकाएं हम लोग इनको कहते हैं। आ जाइए भाई अपने वाले यहाँ पे पॉइंट पे। चलिए, तो यहीं पे अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पे आओ। शरीर में केवल एक गुहा होती है जो जठर वाहिनी गुहा या सीलेंट्रॉन कहलाती है और इसी के नाम पर हम इसको सीलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। इसी की विशेषता के कारण संघ सीलेंट्रेटा कहलाता है। तो क्वेश्चन होता है जठर वाहिनी गुहा या सीलेंट्रॉन किसमें होती है, तो पता होना चाहिए संघ सीलेंट्रेटा में। नेक्स्ट, इनकी कुछ जातियां समूहों में रहती है। कहीं कहीं पे तो बेटा ये अकेले मिलेंगे, कहीं कहीं पे समूह में रहती हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, जो समूह में रहती हैं, जैसे आपका कोरल। कुछ एकाकी यानी कुछ अकेली होती हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया।
ये इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, यानी कि हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, सी एनीमोन, ये जितने भी हैं बेटा आपके किसके एग्जाम्पल हैं भाई, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं संघ सीलेंट्रेटा के। क्लियर है ये चीज अच्छे से? और इसी के साथ आपके आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अभी मुझे सारा रिवीजन कराना है, जल्दी से OMR पे आते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज आज आपने क्या जाना कि भाई जंतु जगत क्या है, ठीक, क्या जाना कि जंतु जगत आखिर क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बेटा यहाँ पे क्या जाना नंबर दूसरे पे कि जंतु जगत को जो बांटा गया है, यानी जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, ठीक, किस आधार पर ये 11 संघ बनाए गए थे, क्या चीज देखी और 11 संघों को बनाया। 5 जगत का जब वर्गीकरण हुआ, मोनेरा को बांट दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और बारी किसकी, एनिमेलिया की। तो यहाँ पे जब 11 संघ को बनाया तो क्या चीज देखी थी, तो वो इनको यानी कोशिका के आपका यानी कि संगठन का स्तर, समिति, ये सब चीजें देखी गई और बनाए क्या 11 संघ। कौन कौन सा आज हम लोगों ने देखा है, पॉरीफेरा तथा सीलेंट्रेटा, ये 2 संघ क्या किए हैं भाई हम लोगों ने देखे हैं। क्लियर है? क्लियर? और ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब एक काम करते हैं, पहले क्विज लेते हैं, फिर जल्दी से हम लोग मारेंगे पूरे उसका रिवीजन। ठीक है, पहले देखती हूँ क्लास में बच्चों ने कितने ध्यान से बात सुनी है। एंड क्विज फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए एनिमेलिया वर्ग से सभी जीव हैं कैसे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से, हाँ जी जल्दी से बेटा लोग आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद्र युक्त जीवधारी है एंड 4 ऑप्शन वापस से आपके सामने हैं, जल्दी से। जल्दी से, चलिए भाई कुछ सेकंड और टाइम। चलो सबसे पहले यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया था आपको मैंने कि एनिमेलिया वर्ग से सभी जीव हैं कैसे। तो भाई एनिमेलिया में हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनिमेलिया जंतु जगत है और यहाँ पे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे, यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है? तो क्या एक कोश के यूकैरियोटिक, नहीं भाई बहुकोश के यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो है भाई बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोट गलत, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे सीलेंट्रेटा जो है ये भी गलत है। आंसर कौन सा है, आंसर जो है भाई यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन था छिद्रयुक्त जीवधारी हैं कौन से। तो भाई छिद्रयुक्त मैंने आपको बता चुकी हूं कौन से हैं, संघ, पॉरीफेरा के। क्लियर है? किसके, संघ पॉरीफेरा के। तो सीलेंट्रेटा नहीं, क्या निमेटोड नहीं, क्या प्लेटी हेलमिंथीज ये भी नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पॉरीफेरा। ओके चलिए तो अब एक बार ले लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है फटाफट से जल्दी से उसका रिवीजन। क्लियर? चलो सबसे पहले हम लोगों ने क्या से स्टार्ट किया था, जंतु जगत से, कि भाई किस बेसिस पे यहाँ पे जंतु जगत को आगे बांटा गया, इसका आधार किया था। तो जंतु जगत में सभी बहुकोश के यूकैरियोट्स को रखा गया है और सबसे पहले जब यहाँ पे संघों को बांटा गया तो देखी गई सबसे पहले संगठन का स्तर, यानी देखा गया कि क्या कोशिकीय स्तर है, क्या ऊतक स्तर मिल रहा है, अंग स्तर या फिर अंग तंत्र स्तर मिल रहा है, ये चीजें यहाँ पे देखी गई। फिर देखा सेकंड नंबर पे सम्मिति यानी असम्मिति, कि भाई असम्मिति क्या था कि कहीं से भी रेखा आप गुजार लो केंद्र से, लेकिन जीव का शरीर 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता।
फिर आइए भाई अर्य सममिति। इसमें क्या था कि भाई किसी भी केंद्रित अक्ष से आप रेखा को गुजारो, उस जीव का शरीर 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। फिर आया आपका द्विपार्श्व सममित। इसमें क्या था कि भाई एक ही जगह से रेखा जाएगी और 2 बराबर भागों में बटेगा, सिर्फ एक जगह से और कहीं से नहीं। क्लियर? ऐसी आपकी द्विपार्श्व सममिति। फिर हम लोगों ने देखा द्विकोर की और त्रिकोर की संगठन क्या है। हमने पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड को जाना। बात आई किसकी? परिसंचरण तंत्र की, कि भाई रुधिर किस तरीके, परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रुधिर तो परिवहन होता है हमारी पूरी बॉडी में, इधर से उधर, यानी आपका सर से पैर, रेखा से दूसरे हाथ, पूरे शरीर में परिसंचरण होता है इसका। तो ये भी 2 तरीके से होता है, खुला और बंद। जिनमें नलिकाओं में बहता है वो आपका बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, और जिनमें सीधा अंगों में जाता है वो आपका खुला वाला होता है। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे जाना संघों को, और टोटल कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं वो 11 संघ होते हैं, जिसमें से टीनोफोरा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। सबसे छोटा संघ टीनोफोरा ही है और सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले टीनोफोरा सिलियनट्रेटा में ही था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, यहाँ से अलग करके एक नया संघ बना दिया गया। अब फिर हमने संघ पॉरीफेरा को स्टार्ट किया। जाने इनके कुछ लक्षणों को कि भाई कैसे दिखते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, ये सब। एंड फिर हमने स्टार्ट किया सिलियनट्रेटा, देखे इसके कुछ पॉइंट्स, और साथ ही साथ जाने भाई यहाँ पे देखे एग्जाम्पल कुछ इसके। इस तरीके से हमने किया भाई आज के लेक्चर को पूरा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में इन्हीं संघों को मैं बढ़ाने वाली हूँ आगे। ठीक है, आज आपने 2 संघ पढ़े हैं एंड नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कुछ और संघों के बारे में। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं जल्दी से बच्चा लोग, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करनी है तब तक। एंड प्लीज जो भी ये लक्षण होते हैं कि भाई संघों के नाम मैम कैसे याद करने हैं, इनके एग्जाम्पल, तो मैंने जैसे आपको बताते जा रही हूँ कि बेटा यहाँ पे ये चीज एग्जाम्पल, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। एंड सबसे पहली चीज, जैसे ही आप आज का लेक्चर देखेंगे उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है आपको क्या कर लेना है कि जो मैंने आधार बताया कि भाई किस बेसिस पे, यानी किस आधार पे यहाँ पे जो भाई आपके जंतु हैं उनको यहाँ पे बांटा गया अलग अलग संघों में, उनका मतलब बहुत अच्छे समझना है। क्योंकि अगर उनका मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया तो जब आप संघों के लक्षणों को पढ़ोगे और वहां पे उस वर्ड को देखोगे तो आपको आधे ज्यादा चीजें ऑटोमेटिकली ही आती होंगी, तो वहां पे तब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करना है ताकि प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक ना आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए संघों के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए सभी बच्चा लोग।